ऑन कर दी है ना। द टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बेसिकली कहीं पे भी वर्ड ये आता है काइनेटिक, देन काइनेटिक वर्ड इज ऑलवेज फॉर, काहे के लिए होता है? मोशन। कोई भी चीज या रिएक्शन या कोई भी अगर मोशन में है और उसकी हमें स्टडी करनी है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं काइनेटिक। इंडिया में कंपनी भी है कहीं काइनेटिक होंडा और काइनेटिक समथिंग। तो काइनेटिक का बेसिक मतलब है एनीथिंग इन मोशन, और इस मोशन की स्टडी करनी है। ऑब्वियसली किस मोशन की? केमिकल की। तो बेसिकली हमें यहाँ पढ़ना क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद मोशन। मोशन वर्ड ना बोल के हम इसके लिए वर्ड बोल रहे हैं रेट, कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, दैट इज किस रेट से चल रही है, किन फैक्टर्स पे ये रेट डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, रेट हमें पढ़ना है, रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे बढ़ाएं घटाएं चेंज हो जाएगा, या मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गई हमारी काइनेटिक्स की। व्हाट इज काइनेटिक्स? It is branch of chemistry dealing with rate, factors affecting rate and mechanism of reaction. This branch is known as kinetics. ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ डिफाइन काइनेटिक्स। डिफाइन काइनेटिक्स का आंसर हुआ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate, factors affecting rate and the mechanism of reaction. Now, अब ये रिएक्शन कितने टाइप की है बच्चों? रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें दो तरह से। रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन दो तरह से है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और इन जनरल हमें ये एक्सपेरिमेंट से ही आता है। वैसे तो बेटा कुछ रिएक्शन कहलाएंगे इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन। आई होप सो वर्ड से ही क्लियर है। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम कह देते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज बेसिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हमने लिया फिर प्रोडक्ट में सीधा चला गया, कोई स्टेबल इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट हम आइसोलेट नहीं कर पाए। सच रिएक्शन आर टर्म्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन। आपको याद आ ही रहा होगा कि रिएक्शन कई स्टेप में चल सकती हैं। ऐसा नहीं है सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, पहले कोई इंटरमीडिएट बना फिर वो किसी दूसरे में चेंज हुआ एंड सो ऑन। तो एक रिएक्शन कई छोटे छोटे स्टेप्स में चल सकती है। तो अगर रिएक्शन कई स्टेप में चल रही है देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होगा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो बहुत धीरे होगा, स्लोएस्ट होगा। तो जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे केमिस्ट्री में कहते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट उसी पे डिटरमाइन हो रहा है, दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये ऑर्गेनिक में हम बहुत ज्यादा करेंगे, वहां इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और बेटा रिएक्शन का दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है रेट के हिसाब से। रेट के हिसाब से कहने का मतलब क्या है? कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी चलती है, वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी रिएक्शन विद इन नो टाइम खत्म हो जाती है बेटा। जैसे हम कहते हैं ना कि पलक झपकते ही काम हो गया, वो वाली रिएक्शन है। जैसे कि AgNO3 हमने लिया और NaCl के साथ मिलाया, तो जिस मोमेंट पे दोनों मिक्स होते हैं उसी मोमेंट पे प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी वेरी फास्ट। इसे हम स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं। तो इट टेक्स प्लेस विद इन नो टाइम, 10 की पावर -10, 12, 13 ऐसे टाइम में हो रही है, 10 की पावर -13 सेकेंड, दैट इज नो टाइम। एक रिएक्शन होंगी हमारी वेरी स्लो, जिसे डेड स्लो भी कह देते हैं कई बार। वेरी स्लो रिएक्शन इन जनरल हम कह सकते हैं टेकिंग प्लेस इन ईयर्स टुगेदर। तो ये रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़नी है बेटा। वेरी स्लो रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं अगर आपको पता हो बच्चों? वेरी स्लो रिएक्शन में दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक सेल है, लेकिन
इस सेल से कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी नहीं मिलती। लोहे में जब जंग लग रही होती है तो भले ही वो सेल होगा लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। तो ऐसा प्रोसेस वेरी स्लो या डेड स्लो है। या ऑयल पेंटिंग है, तो ऑयल पेंटिंग को एटमॉस्फेयर में रख दें तो एटमॉस्फेरिक H2S से ब्लैक हो सकती है, बट ऐसा तो है नहीं कि आज ऑयल पेंटिंग बनाई और शाम तक ब्लैक हो जाए। तो ये भी काम ईयर्स टुगेदर का है। एयर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या एयर में रोज बारिश हो रही है, दोनों रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। इट टेक्स ईयर्स टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन का तोड़ना मुश्किल है, फिर जोड़ना। तो इसलिए वो काम जो लगभग ना के बराबर हो रहा है ये वेरी स्लो है। वो काम जो बहुत जल्दी हो रहा है वो वेरी फास्ट है। ना तो इसकी काइनेटिक्स हमारी कोर्स में, ना ही इसके काइनेटिक्स कोर्स में। हमारे यहाँ कोर्स में है मॉडरेट रिएक्शन। व्हाट आर मॉडरेट रिएक्शन? टेकिंग प्लेस इन अ यूजुअल टाइम। मॉडरेट टाइम और यूजुअल टाइम, भाई एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में भी है तो भी चलेगा, बट उसका कोई इंपैक्ट मिलना चाहिए। मतलब उससे कोई फायदा या नुकसान, कहीं इंपैक्ट आ रहा हो, वो यूजुअल टाइम में कहलाएगी। तो रिएक्शन हमारी जो है क्लासिफिकेशन स्टेप के बेसिस पे भी है और स्पीड के बेसिस पे भी है। अगर मैं इसको रिपीट करूं अभी तक को, क्योंकि एक बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, तो चैप्टर का नाम है बेटा काइनेटिक्स, दैट इज टर्म्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हमने जो पहला पॉइंट कहा कि व्हाट इज काइनेटिक्स, तो बेटा इट इज बेसिकली मोशन की स्टडी है। मोशन वर्ड बोलते समय की जगह केमिस्ट्री में रेट कहा गया है। तो बेसिकली इट इज द ब्रांच इन विच डील्स विद रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, वो ब्रांच जो रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट और मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है या स्टडी करता है, दैट इज काइनेटिक्स। तो स्पीड की स्टडी करनी है। अब बेटा रिएक्शन के टाइप क्या है, रिएक्शन के क्लासिफिकेशन क्या है? रिएक्शन स्टेप के हिसाब से क्लासिफाई की जाती है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, तो वही स्लो है, वही फास्ट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें कई स्टेप लगेंगे, और याद रखना है इसमें RDS वर्ड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो भी इसका स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग है। स्पीड के हिसाब से भी रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। बहुत तेज चलने वाली रिएक्शन भी है जो इसमें ना के बराबर टाइम लगता है, और आयनिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं स्पॉन्टेनियस, वेरी फास्ट। बहुत स्लो चलने वाली भी हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसी। ना तो ये पढ़ना है ना ही ये पढ़ना है, काइनेटिक्स इनकी कोर्स में नहीं है। मॉडरेट रिएक्शन, या ये कहें चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे उन्हें हम मॉडरेट कहते हैं, वो यूजुअल टाइम में होती हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। तो अभी तक हमने जो देखा था वो ये था। नाउ अगली हेडिंग है हमारी, या अगली कह लो या ये कहें चैप्टर की पहली हेडिंग होती है बेटा, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये पूरा चैप्टर रेट पे ही डिपेंडेंट है। तो पहले हमें दिमाग में क्लियर करना है व्हाट इज रेट। बेटा रेट या एट द रेट तो बोलते बोलते ही आपको मालूम है ना, कई बार हमें बोलना पड़ता है एट द रेट दिस। तो बेसिकली ये जो रेट है इसका क्या मतलब है? ये एक यूनिटरी अप्रोच है। व्हाट इज यूनिटरी अप्रोच? पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज कितनी हुई है उसको रेट कहा जाता है। जैसे आपने सपोज दैट बुक्स उठा ली, अपनी किताब उठा ली, अब आपने देखा ये चैप्टर कितने पन्नों का है, लेट्स सपोज 100 पन्नों का है, फिर आपसे कह दिया 10 दिन में आपका टेस्ट है, तो अब आपके दिमाग में एक रेट चलने लगा। क्या चलने लगा? रेट, कि 100 पन्ने हैं, 10 दिन हैं, एक दिन में 10 पन्ने पढ़ने हैं। तो एक स्पीड निकाल दी कि एक दिन में कितना पढ़ना है। ठीक है, अब एक दिन में 10 पन्ने आ गए, ये आपकी अभी की स्पीड आई। फिर आपको 5 दिन बाद याद आया कि चलो एक बार फिर देखते हैं। अब 100 पन्ने अभी भी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा घंटा नहीं है, अभी भी 100 पन्ने हैं, और स्पीड 5 दिन में 100 पन्ने, अब एक दिन में 20 पन्ने पढ़ने हैं। रेट पहले से दुगना हो गया है। फिर आखिरी दिन याद आया कि पढ़ना है, पेपर है, अभी भी 100 पन्ने हैं, लेकिन अब एक ही दिन है, तो अब दिन में नहीं रेट कैलकुलेट करेंगे, अब हम घंटों में कैलकुलेट करेंगे। 24 घंटे में 100 पन्ने पढ़ने हैं, तो एक घंटे में कितने पढ़ने हैं? तो एक घंटे में 4 पन्ने तो हैं, आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है। अभी फिर सो जाते हैं, फिर कोई पबजी खेल लेते हैं, पबजी भी बंद हो गया, हद हो गई। तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम,
एक यूनिट टाइम में कोई चीज कितना यूज अप हो रही है, रिएक्ट हो रही है, या स्पीड बचपन से सुनते आ रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। ऐसे ही रेट का केमिस्ट्री में मतलब है कि एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया या बन गया। तो कितना अमाउंट बन गया या रिएक्ट कर गया, ये हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट क्या है बच्चों? इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। वाई चेंज? हम चेंज क्यों कह रहे हैं? अरे भाई प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपके पास कोई केमिकल था, ठीक है, अब वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है और थोड़ी देर बाद वो केमिकल कुछ कम हो गया, तो वो केमिकल खुद थोड़ी बोलेगा मैंने कितना रिएक्ट कर गया हूं। तो आपको सोचना क्या होगा, कितना रिएक्ट कर गया, कि भैया मैं थोड़ी देर पहले इसके 10 लीटर रख के गया था और 10 लीटर रखने के बाद अब इसके कितने हैं, अब इसके 5 लीटर बचे हैं, तो 5 लीटर कहां गए, रिएक्ट हो गए। तो वो जो चेंज होगा वही रिएक्ट हुआ, या वो जो चेंज होगा वही बनेगा। तो यहां पे आपको ये वर्ड याद रखना है रेट के लिए, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लाइट आ गई, जलाओ, वेरी गुड। ओके बच्चों, लाइट नहीं आ रही थी अभी, बेटा फैन भी ऑन कर लो, वेरी गुड, बस एक ही फैन, नीचे वाला भी एक और स्विच, थैंक यू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है। अब ये है कोई हमारा रिएक्टेंट R नाम का, प्रोडक्ट P नाम का, तो बेसिकली इन जनरल हम ये कह रहे हैं इसके शुरू में 150 मोल्स पर लीटर है आपके पास, ये नहीं है, थोड़ी देर में लेट सपोज ये 80 मोल्स पर लीटर बचा। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यही तो है, रिएक्शन में हमारे पास केमिकल था, थोड़ी देर बाद इतना बचा हुआ है, तो वो जो थोड़ी देर बाद बचा हुआ है उससे पता चलेगा रिएक्ट कितना किया, तो इसमें से इसे माइनस किया तो ये चेंज आया, तो ये जो चेंज आया उतना रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग 1-1 दिखाई है, तो 70 रिएक्ट किया तो 70 ही बनेगा। और ये अभी हमें पढ़ना है कि ये ऐसे हम दिखाएंगे। फिलहाल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चेंज होता है, दैट इज नोन एज रेट। रेट की डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इन यूनिट टाइम। तो बेटा रेट को R से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला जनरली हम ऐसे लिख देते हैं, ये एक्टिव मास डिनोट करता है, ये चेंज डिनोट करता है, मैंने R लिख दिया है तो रिएक्टेंट है, और ये टाइम लिख दिया है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं P फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। बट ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट में यहाँ एक माइनस साइन और लगा होता है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टेंट में जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला दिखाते हैं, तो एक माइनस साइन और लगा देते हैं जो प्रोडक्ट में नहीं होता। बेसिकली रिएक्टेंट में माइनस साइन का मतलब है रिएक्टेंट की स्पीड डिक्रीज कर रही है, बुकिश लैंग्वेज है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग, इसलिए माइनस साइन है। बट प्रैक्टिकली ये माइनस साइन है रेट का आंसर प्लस में लाने के लिए। सुनिए बेटा एक बार फिर से, ये मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था, अब इसको एक बार ये डिग करके देखिए। ये मैं अगर रिएक्टेंट का रेट निकालना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बाद में 80 है, शुरू में 150 है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ऑब्वियसली फाइनल टाइम कोई t होगा, इनिशियल 0 होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऑब्वियसली ये तो प्लस में है। लेकिन ये आंसर अगर आप सोचोगे तो -70 आ रहा है, लेकिन रेट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव में कोई सेंस नहीं देती है, तो उन्होंने कहा है कि यहां अगर पहले से -1 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर प्लस में आ जाएगा। तो रेट का आंसर हमें प्लस में दिखाना होता है, इसलिए हम एक माइनस साइन लगाते हैं। बेटा रिकैप करो, हमने पहला पॉइंट पढ़ा डिफाइन, पहला क्या पॉइंट पढ़ा, डिफाइन काइनेटिक्स।
काइनेटिक्स को डिफाइन करो, क्या थे अब काइनेटिक्स? ऑब्वियसली आपको खुद ही डिफाइन करना है, अपने मन में कर लीजिए। तो उसका आंसर क्या था? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बिना देखे दूसरा पॉइंट पढ़िए। दूसरा पॉइंट आपने क्या सोचा था या पढ़ा था यहाँ पे? तो दूसरा पॉइंट आपको रिकॉल करना है, वो था रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। रिएक्शन कितने टाइप की हैं? तो दो तरह से रिएक्शन का क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स की हैं, और एक क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या रेट। तो ये हो गया स्टेप्स और रेट का क्लासिफिकेशन, ये जनरल है। तीसरी चीज आपने पढ़ी अभी, रेट क्या है, डिफाइन रेट। रेट की डेफिनेशन क्या है? तो उसमें आपने पढ़ा इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट के फॉर्मूले में एक माइनस साइन लगाना है, जिससे कि रेट का आंसर प्लस में आने लगे, और रेट का भी आपका आंसर माइनस डी, या सॉरी, रेट का भी आंसर आप दिखा रहे हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बेसिकली जब भी हम ये ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा एवरेज रेट है। तो हम कह सकते हैं ये एक बड़ा कंसंट्रेशन में चेंज है, बड़ा टाइम में चेंज है, इसलिए एवरेज है। एक और रेट हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट में हम यहाँ डी लिखते हैं और यहाँ डी लिखते हैं। आई होप सो ये क्लियर है व्हाट इज D stands for, it is differentiation term। और इस टर्म ने आधे से ज्यादा बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। ठीक है, जहां ये दो टर्म आते हैं आधे से ज्यादा हैंड्स अप हो जाते हैं, बोले छोड़ दो, आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। कौन से दो टर्म? एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, और तीसरा जो बचा कुचा है वो लठ मारना लॉग है। ये तीन टर्म के बाद बच्चे थोड़े से अधमरे से लगते हैं। डिफरेंशिएशन टर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज पूरी दे रखी है और उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, और जो उसका सबसे छोटा सा पीस, चॉप्ड पीस आएगा, उसको हम कह देते हैं उसका डिफरेंशिएशन टर्म, यानी स्मॉलेस्ट पीस। और इस स्मॉलेस्ट पीस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ी पढ़ना है। अभी हमें क्या पढ़ना है बेटा बच्चे? अभी हमें तो ये पढ़ना है कि रेट इंस्टेंटेनियस क्या है। माइनस साइन यहां भी लगेगा। तो सिंपल एग्जांपल से सोच के देखिए क्या कहना चाहते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप स्कूटी, कार, कुछ भी चला रहे हैं, आपकी नजर स्पीडोमीटर पर पड़ी, स्पीडोमीटर ने स्पीड दिखाई, वो स्पीड उस समय की है, उस इंस्टेंट की है, वो इंस्टेंटेनियस है। और जहां से आपने जर्नी शुरू की थी, जब खत्म कर ली, ओवरऑल आपने एक एवरेज निकाला कि मैंने इतने घंटे गाड़ी चलाई, इतनी देर चलाई, तो ये स्पीड आई, तो ये एवरेज आई। जब आप ओवरऑल निकालते हैं तो एवरेज आता है। और जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हैं, जो स्पीडोमीटर आपको बता रहा था वो इंस्टेंटेनियस था। फिर से देखिए, ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में हम ऐसे करके ग्राफ बना रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, लीनियरली नहीं है, स्लाइट स्लोप अलग अलग है, हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ रिएक्टेंट का ऐसे आ रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है। अगर आपने कहा कि ये रही शुरू की कंसंट्रेशन, ये रहा शुरू का टाइम, ये रहा T1, ये रहा C1, और ये रही बाद की कंसंट्रेशन और टाइम, तो ये रहा T2 और ये रहा C2। तो बेटा अगर आप ये निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगा एवरेज रेट। क्या? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1। तो यहां से जो रेट आएगा वो एवरेज आएगा, क्योंकि आप ओवरऑल निकाल रहे हैं, आप इतनी टाइम में चेंज दिखा रहे हैं, इतना कंसंट्रेशन में, दैट इज एवरेजिंग, एवरेज आ रहा है। लेकिन अब आपकी इच्छा है कि हम रेट बताएं पर्टिकुलर इस टाइम पे, इसी पॉइंट पे रेट कितना है ये बताना चाह रहे हैं। तो एक सिंपल वे में हम कह रहे हैं, हमने यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कट किया, वो इतना छोटा है कि यहाँ dt टेंड्स टू 0, यहाँ जो टाइम चेंज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब इस छोटे से पोर्शन के ग्राफ को बड़ा करके बना लिया, तो यहाँ वाली एक्सिस में आ रहा है dt और इस एक्सिस में आ रहा है dx। ये वाली जो एक्सिस है इसमें हमने इसको dx कहा है, इसे dt कहा है। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालना चाहूं
आई होप सो इतनी आपको ट्रिग्नोमेट्री आती हो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी dx बाई dt आया, और क्योंकि dx बाई dt हम जानते हैं रेट होता है, तो ये तो रेट है। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर रेट निकालना है तो वो रेट स्लोप से आएगा या टेंजेंट ड्रॉ करिए तब आएगा। बट रिमेंबर, बच्चे गलती क्या करते हैं, आधी अधूरी बात याद करते हैं, एग्जाम में गलत हो जाता है। भैया याद ढंग से करिए कि ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ था, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप रेट देता है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर है, अब हम जब स्लोप देखेंगे तो रेट आएगा। और कई बार ना एग्जामिनर हमें रेट टाइम ग्राफ ही दे देता है। अब वो बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं जो रट के बैठे होते हैं कि लाइन ऐसी थी या वैसी थी। तो आप ये भी याद रखेंगे एक्सिस पे कौन कौन था। तो दो तरह का रेट हो गया, एक एवरेज रेट हो गया बेटा और एक इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। एवरेज रेट में हमने क्या कहा, ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन, या जब एक बड़ा टाइम इंटरवल है दैट इज एवरेजिंग होगा। और अगर टाइम इंटरवल dt टेंड्स टू 0 है तो बेटा उस समय का जो रेट आएगा वो रेट आपको कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो रेट की यूनिट क्या आई, रेट की यूनिट क्या आई, ये रहा कंसंट्रेशन, ये रहा टाइम, चाहे एवरेज है चाहे इंस्टेंटेनियस है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट इन जनरल हम यहाँ सेकेंड लेंगे, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट की यूनिट आएगी। बच्चों जरा ध्यान रखना, मोल पर लीटर ही मोलैरिटी होती है, मोल पर लीटर मोलैरिटी, और ये पिन पॉइंट है, गलत होने लायक पॉइंट है, तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं मोलैरिटी अपॉन टाइम। गलत क्या हो सकता है, अधिकतर बच्चों की आदत है, अधिकतर को छोड़ो, मेरी भी आज भी आदत है, मैं अभी भी ऐसे लिख देता हूं मोल पर लीटर पर टाइम। ये गलत है, एक्चुअली ये मोल है ही नहीं, ये तो मोलैरिटी खुद है, ये मोलैरिटी पर लीटर लिख दिया तुमने। तो अगर आपने कैपिटल एम पर लीटर लिखा है तो आप गलत हो जाएंगे, यहां नंबर आपके बोर्ड में कट सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, रेट की यूनिट मोलैरिटी अपॉन टाइम है, और बेटा मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ MOLE मत लिखना, बट इतना पिन पॉइंट मतलब नहीं है हमारा, सीधा MOL इज द दैट इज सिंबलाइजेशन सिंबल ऑफ मोल एंड पर लीटर पर टाइम है ये। बाई चांस रेट के फॉर्मूले में गैसेस दे रखे हों, इट मे बी, क्योंकि हमारे कोर्स में क्वेश्चन कई बार आए हैं गैसेस के, तो यहाँ प्रेशर लेना पड़ेगा और यहाँ टाइम, और अगर ये प्रेशर और टाइम का रिलेशन है तो ऑब्वियसली प्रेशर की जो भी यूनिट्स होती हैं आप वो लेंगे। तो अब आप यहाँ एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर पर सेकंड पर मिनट पर आवर होगा, यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा। तो कई बच्चे जल्दबाजी में एटमॉस्फेयर पर यूनिट पर लीटर पर सेकेंड ये मत करिएगा, एटमॉस्फेयर या mm of Hg बार ऐसा यूनिट में पास्कल, तो वॉट एवर यूनिट यू कैन यूज दैट इज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट यूज करिए और टाइम की यूनिट यूज करिए। गलती मत करिएगा कि यहाँ वॉल्यूम की यूनिट लगाने की कोशिश करें। तो ये हुआ यूनिट ऑफ रेट। तो एक हुआ हमारा डिफाइंड रेट, रेट क्या है, रेट का मतलब क्या है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। दूसरा हुआ रेट ग्राफ के हिसाब से कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप रेट देता है, रिएक्टेंट में नेगेटिव स्लोप आता है इन जनरल और प्रोडक्ट में पॉजिटिव स्लोप आता है। तीसरा हुआ कि रेट कितने तरह का है, तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से भी पता लग सकता है, दो तरह का रेट है, एक एवरेज रेट है और एक इंस्टेंटेनियस रेट है। चौथा हुआ कि रेट की यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, तो रेट की यूनिट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड है या मोलैरिटी पर सेकेंड है, ये मत करिएगा कैपिटल एम पर लीटर पर सेकेंड, ये मोलैरिटी पर लीटर पर सेकेंड हो गया, वो गलत हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या अगर कभी प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये आएगी बच्चों रेट की यूनिट। नेक्स्ट है रेट में पॉइंट, रेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन, रेट का एक्सप्रेशन कैसा है, आप रेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता, अरे सॉरी, ठीक है बेटा, रेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिकली कि अगर कोई एक रिएक्शन है, ये है A to B, और हमें A के रेस्पेक्ट में रेट बताना है, B के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट बताना है, तो वो कहलाता है रेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू,
जब आप ए के रेस्पेक्ट में बताएंगे तो आप लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी विद अ माइनस साइन। जब आप बी के रेस्पेक्ट में बताएंगे तो डी बी अपॉन डी टी, और इन दोनों के बीच में इक्वल लग सकता है। भैया क्यों लग सकता है इक्वल? क्योंकि बेटा ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि ये रिएक्शन 1:1 में चल रही है। जितने इसके रिएक्ट कर रहे हैं उतने इसके बन रहे हैं। 1:1 का मतलब क्या है? अगर ए के 20 मोल्स रिएक्ट किए हैं पर यूनिट टाइम में तो बी के 20 ही बने हैं। क्योंकि ये 1:1 है इसलिए आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों यही होता ए और ए से बन रहा होता 2b, तो बच्चों ये जितनी देर में 1 मोल ब्रेक करेगा उतनी देर में इसके 2 मोल बन जाएंगे, यानी डबल। दैट मीन्स अगर हमें इसे इक्वेट करना है, बराबर लाना है, तो ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए और इस कोफिशिएंट से इसी को डिवाइड कर दीजिए। ये बी का रेट आ रहा है, इसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। जैसे ही इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर दिखने लगेगी। अब क्योंकि बराबर दिख रही है तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे और ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखिए, इक्वेट करने के लिए ये हमने हाफ किया है, खाली इन दोनों में एक रिलेशन बनाने के लिए, इन दोनों को इक्वेट करने के लिए ये हाफ यहां लगाया गया है। बेटा फिर से देखिए, सपोज ये कहा गया है ये ए है, ये 2b से रिएक्ट कर रहा है और ये लेट सपोज 4c बना रहा है। कोई जरूरी नहीं है 1 + 2 = 3 किया जाए, बैलेंसिंग होगी वो तो ए और 2b रिएक्ट कर रहे हैं और 4c बन रहा है। आई होप तो आप रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये आएगा डी ए क्योंकि रिएक्टेंट है माइनस साइन, ये आएगा डी बी, ये भी रिएक्टेंट है, और ये आएगा डी सी, दिस वन। बच्चों ध्यान रखना रेट इतना ही होता है, dx अपॉन dt ही रेट है। लेकिन अब अगर कहा गया इक्वेट करो, इक्वल टू का साइन लगाओ, तो ये 1/2 आया और ये 1/4 आया, और ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो इक्वेट करके ये पूरा टर्म आ रहा है, ये पूरा टर्म कहला रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है dA अपॉन dt, 1/2 dB अपॉन dt और 1/4 dC अपॉन dt। तो इन कोफिशिएंट से बेसिकली हम डिवाइड करते हैं जिससे ये इक्वल हो जाए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। मैक्सिमम कह रहा हूं, आप नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है होपफुली, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, आप मत करिएगा। क्या क्वेश्चन है कि ये HI रिएक्ट कर रहा है H2 और I2 में चेंज हो रहा है, HI डिसोशिएट हुआ H2 और I2 में, और यहां पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्टिंग HI, रेट ऑफ रिएक्टिंग HI। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन -DHI अपॉन dt, दूसरा ऑप्शन -DHI अपॉन dt स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन -DHI अपॉन dt और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और चौथा ऑप्शन -12 DHI अपॉन dt। ये क्वेश्चन है, आपको आंसर टाइप करना है, ABCD में से आप यहाँ टाइप करेंगे। आप अगर सुन रहे हैं तो टाइप करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ABCD लिखा है मैंने, तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, A B C या D? टाइप करिए, बोलिए नहीं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन दिख रहा हो। क्वेश्चन में ये पूछा है ट्वाइस HI हीट करने पे टूट जाता है H2 और I2 में, रेट ऑफ रिएक्टिंग HI पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हैं। एक बच्चे ने अभी तक मुझे आंसर दिया खाली। बेटा अब मुझे फिर कैमरे में जाके देख के पूछना पड़ेगा ना, खाली निशा ने आंसर दिया है, क्या और कोई बच्चा है? अच्छा ऐसा ना हो ना कोई और हो ही ना, मैं बेफालतू कह रहा हूँ। ममता पाल एक और बच्चा भी है यहाँ। बेटा आप अगर सुन रहे हो तो आप भी आंसर दे दीजिए। आजकल चक्कर क्या है ना, एक तरफ तो ऑनलाइन ऑन होता है, दूसरी तरफ ऑनलाइन पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम बीच बीच में
पूछते रहते हैं। आई होप सो आप सुन रहे हो तो आप आंसर दे देंगे। बेटा जो भी आपका नाम है, स्क्रीन नेम आपका ममता है। बेटा ममता पाल, आप प्लीज अनम्यूट हों। अनम्यूट हो बेटा। ओके, अगर आप सुन रहे हो तो जल्दी से अनम्यूट हो, अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है जब आप सुन ही नहीं रहे तो फिर मीटिंग में आपका होने का कोई मतलब नहीं है ना, फिर मेरे को हटाना पड़ेगा। नहीं सुन रहे आप? सर हम सुन हाँ रहे हैं बट वो मेरे साथ कनेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर मतलब यही है, बीच बीच में कम से कम बताते रहा करिए, चाहे आपको समझ में कम आ रहा हो ज्यादा आ रहा हो। वैसे मैं हर एक डेफिनेशन के बाद दोबारा रिकॉल करवाता हूँ, पूछता हूँ। चलिए, हार्डली मैटर। बेटा निशा एंड ममता, आपको ये समझना है बच्चों, आपका आंसर गलत है। निशा बेटा आपने अभी भी ये आंसर बोला था, जबकि आंसर इसका फर्स्ट है। बेटा व्हाट इज द पॉइंट, ये गलती अधिकतर बच्चों से होती है। क्या गलती होती है? मैंने पूछा है रेट ऑफ रिएक्टिंग HI। बेटा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे सिर्फ पूछा है रेट ऑफ रिएक्टिंग HI। HI के रिएक्ट करने की स्पीड, ऑब्वियसली रिएक्ट करने की स्पीड होती है dx/dt। तो ये रहा dx, ये रहा dt, dx/dt इज द आंसर। और फिर ये क्या है 1/2, तो ये 1/2 जो अधिकतर बच्चे इसमें आंसर देते हैं वो क्या है? अरे आप भूल गए, ध्यान से देखो बेटा, ये चीज ध्यान से देखो, ये क्या है? ये तो जब आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, जिस समय रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा उस समय ये 1/2 1/4 आएंगे। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा था, यहाँ पूछा है सिर्फ रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं। फिर से सुनिए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि ये H2I2 ट्वाइस HI रिएक्शन है, अगर मैं पूछता ये डी ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होता ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्टिंग, रेट ऑफ रिएक्टिंग HI, सॉरी रेट ऑफ रिएक्टिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बता रहा है। और अभी रेट ऑफ रिएक्टिंग HI पूछा है, तो ये आंसर है। बच्चों फिर ध्यान से देखो, आप सोचने की कोशिश करिए, अगर कोई एक इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, केमिस्ट्री की ले लेते हैं, N2O4 टूट के ट्वाइस NO2 बना रहा है, N2O4 से ट्वाइस NO2 बन रहा है, ये इक्वेशन है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं ना रेट ऑफ रिएक्टिंग N2O4 ये है, और रेट ऑफ फॉर्मिंग NO2 ये, और अगर मैं कहूं इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। बोलने की कोशिश करिए, समझिए क्या रिलेशन है। जितने NO2 बनेंगे उससे आधे ये टूटेंगे, जितने ये टूटेंगे दुगने बनेंगे। मतलब ये 2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, तो रेट ऑफ रिएक्टिंग या फॉर्मिंग NO2 इज रेट ऑफ रिएक्टिंग N2O4 का ट्वाइस। ये ध्यान से देखिए, अगर ये एक रिएक्ट करेगा तो ये 2 बनेंगे, दैट मीन्स डबल बनेंगे। अगर एक रिएक्ट कर रहा है तो 2 बन रहे हैं, ये चीज नोट करिए, 1 से 2 बन रहे हैं। तो रेट जो है, ये जो रेट है, ये तो खाली dx/dt है, ये तो खाली इतना है, रेट तो dx/dt ही है। और ये जो भी कोफिशिएंट लगाए जाते हैं वो इक्वेट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो एग्जाम में भी इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो कोफिशिएंट लगा रहे हैं वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, इक्वेट करने के लिए है, वो इनका अपना रेट बताने के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आज इतना ही रख रहे हैं, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, आप लोग अपना फीडबैक मैम को दे देना जैसा भी आपको लगे। आप चाहेंगे तो लाइव क्लास, नहीं तो ये भी रिकॉर्ड हो ही रही है। और क्योंकि जैसे अभी बीच में एक बच्चे ने कहा कि सिग्नल्स आते जाते रहते हैं, नहीं समझ में आता, तो ये पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है रेगुलरली, ये आपको डेली भेजी भी जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लाइव लगता है तो आप लाइव आ सकते हो, रिकॉर्डेड चाहिए रिकॉर्डेड मिलेगी, बट वी प्रेफर लाइव, स्पेशली आई।
तो रीजन क्या होता है, लाइव क्लास में आप उसी समय पढ़ते समय हाथों हाथ मुझसे कह सकते हैं सर रुको इस चीज को दोबारा बता दो, सर ये वाला डाउट नहीं समझ में आ रहा। और रिकॉर्डेड में ऑब्वियसली आप बार बार पीछे करके देख तो सकते हैं, बट उस समय अगर आपको कोई डाउट आता है और पूछना चाहते हो तो उस समय नहीं पूछ सकते हो, वो लिंगर ऑन होगा, अगले दिन पे जाएगा। बट इट्स टोटली अप टू यू, बच्चों की अपनी अपनी अवेलेबिलिटी है, टाइमिंग है और कोचिंग्स भी है, तो व्हाट यू प्रेफर डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मेरा अगला क्लास है, 5 बज गया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बाय बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. यू आर वेलकम बेटा, बाय बाय।